RBC, RCB नहीं बोल देना। और उसकी तो किस्मत ही खराब है? यदि RCB नाम की कोई चीज़ अपने शरीर में घुस गई तो अपन तो कभी जीत ही नहीं सकते, हर जगह हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि RCB का मतलब ही हारना होता है। बल्लेबाजों ने धरपकड़ कोशिश करके 20 ओवरों में 220 रन ठोक देते हैं। फिर गेंदबाजों की बारी आती है, ले बॉल दौड़ते हैं, 4-4 ओवर में 70-70 रन देते हैं, है ना। जब तक सामने वाले जीत नहीं जाती तब तक रन देना बंद नहीं करते। और जिस दिन गेंदबाज मेहनत करके 80-85 पे सामने वाली टीम को आउट कर देंगे, उस दिन बल्लेबाज अपने हाथ दिखाते हैं और 50-60 रन पे सारे के सारे पेवेलियन के अंदर होते हैं। हाँ तो बॉयज, हाजिर हैं हम एक और नए लेसन के साथ आपके सामने। अपना चैनल जिस दिन से शुरू किया था ना, उस दिन से लगाकर आज तक बिल्कुल फर्राटेदार ग्रोथ कर रहा है। पहले वीडियो पे 1000-1401 व्यू थे, फिर 1400 से 1000 से 800, 800 से 700, 700 से 500, 500 से 400, 400 से 200, 200 से 100, पिछले वाले बेहतर आए थे, है ना। और इसी तरह से बढ़ता रहा तो केवल बोलने वाला एक रहूँगा और देखने वाला भी एक ही रहूँगा। नहीं, मजाक की बात अलग है, बाकी सीरियसली बड़ा तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बेहतर लोगों ने देखा है, कम है क्या ये, है ना। कहाँ शुरू में केवल 1400 लोगों ने देखा था, अब बेहतर तक पहुँच गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, होना चाहिए। धन्यवाद है जिन बहुत लोगों ने देखा उनको भी, है ना। हाँ भाई, किसी ने तो देखा कम से कम, वो अलग बात है कि बेहतर मुँह पसा तो आउन परिवार वाला है, अगला नहीं उड़ो देगी भाई। खैर, मजा की बात अलग है। तो बात करेंगे अपने इस लेसन के अंदर रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का नाम पहले कभी सुना था या पहली बार ही सुन रहे हो? हुनुड़ सेंधा लगता है पर ओळखता नहीं है। तुझके मुझके देखे देखे लगते हो पर मुझके तुझके ओळखते नहीं है ना। तो कहाँ देखा, कहाँ सुना आपने परिसंचरण तंत्र के बारे में? इससे पहले सुना है तो इसका मतलब आपके भी दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा परिसंचरण तंत्र के बारे में। देखो, टॉपिक का कोई सा भी हो, अपन जब भी चैप्टर शुरू करते हैं ना पढ़ना, तो पहले आपसे जानकारी लेना जरूरी है कि आपके पास कौन कौन सी जानकारियाँ है। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैं आपसे बिना जानकारी लिए सीधा ही पढ़ा दूँ और पता चले किसी के पास मेरे से भी ज़्यादा जानकारी है मेरी तो टाइम बोल जाएगी ना। कुछ गलत सलत पढ़ा दिया कर दिया तो वो कहेगा मास्टर की आवेगी, है ना। इसलिए पहले ये पूछ लेते हैं कि कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं है। पता चला इस टॉपिक के बारे में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, फिर जो अपने मन में आए वो बता दो, है ना। हाँ, सामने वाले को लगेगा हाँ ठीक है मार सा हावड़ बताओ भी एक रेपुटेशन बढ़े रहे। नहीं, मतलब आपके दिमाग में चल तो रहा है कि परिसंचरण तंत्र ये है, लेकिन उसको बताना नहीं है ना। गलत हो गया तो गलत हो गया, तेरे हक पर तो दौड़ेगा, सीधी बात है ना। तो बताने में क्या दिक्कत है? थान लागे भाई गलत हो गया तो बांटो रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप थार हक पर दौड़ा बना हाँ कौन थार हो रहे तुम जान घा नहीं भाई, थार पावड़ो ना हंडे इंदे हक पर दौड़ दो, 1% ही नहीं का तो आप बोल सकते हो बिंदास भाई, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। इत तो हूँ एक ही हूँ हंसू तो हूँ एक हंसू, बाकी बाहर जाऊँगी नहीं घूँ कौन। तो थारे नाक तो है तो कि तो रही बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। थोड़ा हूँ खपूँ तो आप दाढ़ी बाढ़ घर का आदमी। परिवहन तंत्र कहें तो देखो, परिवहन का परिसंचरण का बात एक ही है। रक्त परिवहन तंत्र बोलो, रक्त परिसंचरण तंत्र बोलो, एक ही बात है। परिवहन तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने, या परिवहन भी नहीं सुना कभी? परिवहन, वहन का मतलब लाना ले जाना भाई। परिवहन के साधन बस है, टेम्पू है, टैक्सी है, एलपी है, ट्रबो है, यही होते हैं ना, या नहीं होते? तो अपने शरीर के अंदर भी इसी प्रकार का एक परिवहन चलता रहता है। यहाँ अपन बाहर परिवहन के साधनों में क्या पढ़ते हैं भाई? राशन पानी वगैरह वगैरह कहीं से भर भर के गाड़ियों में इधर आता है, यहाँ से कहीं और जाता है ना। लोक परिवहन जिसमें लोग खुद इधर उधर आते जाते रहते हैं, बस चलती है ना, खाली तो नहीं चलती। बाजार जाती, बाजार से वापस आती, कोई न कोई तो उसमें बैठा ही होता है ना। ये एक प्रकार का परिवहन है। वैसा का वैसा परिवहन अपने शरीर में भी चलता है।
लेकिन बस टेक सेंटर बाद ये नहीं है ना, किसी को लगे कि बिटवर टेम्पो शरीर में हो गई, तो ऐसा नहीं है। ये केवल एक समझाने का मतलब है। परिवहन, अपने शरीर के अंदर भी परिवहन चलता है। परिवहन में अपन ने ये तो देख लिया कि विभिन्न वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, ये परिवहन है, ठीक है। तो अपने शरीर के अंदर भी तो कई सारी चीजें होगी, उनकी जरूरत हर जगह अलग अलग जगह कहीं कहीं पड़ती रहती है। अभी यहाँ जगह जरूरत है, कहीं उसी वस्तु की कमी और जरूरत हो जाएगी, या कोई चीज़ बन कहीं और रही है, जरूरत उसकी कहीं और होती है, नहीं क्या। जैसे अपने यहाँ पे शादी विवाह में खाना बनता है, बनावे तो किंदुई कढ़ाई में, जरूरत की तो टेंट में, तो भी तो टेंट में लाना पड़ेगा। तो ये अपने शरीर में भी ऐसा होता है। अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ अलग अलग जगह बनते हैं और उनकी जगह जरूरत अलग अलग जगह होती है, ठीक है। तो जहाँ से वो बनते हैं वहाँ से उनको उठाना और जहाँ उनकी जरूरत है वहाँ ले जाके छोड़ना, इसको अपन क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है। अब अपने शरीर में एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तंत्र काम करता है जो इन पदार्थों को लाने ले जाने का ही काम करता है, इसके अतिरिक्त उसका और कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है। और ये परिवहन का कार्य अपने शरीर में रक्त के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा। अब रक्त के द्वारा जो परिवहन होगा उसको अपन क्या कहेंगे, रक्त परिसंचरण या रक्त परिवहन तंत्र कहेंगे। एक नाम और है लसिका। अपने शरीर के अंदर एक और तंत्र पाया जाता है, वो भी परिवहन का काम करता है, लसिका तंत्र कहते हैं जिसको। लेकिन वो परिवहन बहुत ही कम पदार्थों का परिवहन लसिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। अधिकांशतः किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। बस अपन इसी में रक्त परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि परिवहन रक्त के द्वारा होता है, लेकिन रक्त किस प्रकार से घूमता है, क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से पदार्थों को दूसरी जगह पहुंचाता है, ये जानकारी अपन डीपली जाके इस पूरे तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। जब भी अपन रक्त परिवहन तंत्र की बात करते हैं अपने शरीर के अंदर, तो जाहिर सी बात है यदि परिवहन की बात करेंगे तो परिवहन में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। भाई रक्त परिवहन, तो रक्त परिवहन में एक तो रक्त की आवश्यकता होगी, एक वो तरीका चाहिए जो रक्त को घुमाए। भाई रक्त अपने आप तो पूरे शरीर में घूम नहीं सकता। जैसे मान लो अपने घर पे पानी टाँके में पड़ा है, उसको बाहर लाना है तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना, वो टाँके से उठ के अपने आप थोड़ी बाहर आ जाएगा, लाना पड़ता है ना, मोटर से लाते हैं। तो अपने रक्त जो शरीर में है उसको भी घुमाने के लिए एक वस्तु की जरूरत पड़ती है, एक मोटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र में अपन कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे जो परिवहन के लिए आवश्यक होती है। जैसे सबसे पहला तो आ गया रक्त, ठीक है। परिवहन के लिए सबसे आवश्यक वस्तुओं में सबसे पहला क्या है, रक्त, जिसको अपन ब्लड कहते हैं, खून भी कहते हैं, और अपन कभी कभी प्रेम से लोही भी कहते हैं। नंबर 2 पे ये तो हो गया रक्त। अब इस रक्त को चलाने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हृदय कहते हैं जिसको, अपने शरीर में पाया जाता है, ठीक है। अपन परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः यही चीज पढ़ेंगे, हृदय की संरचना और हृदय की क्रिया प्रणाली, कि हृदय किस प्रकार से चलता है और शरीर के अंदर ये रक्त को किस प्रकार से भेजता है। ये चीजें अपन किस में पढ़ेंगे, रक्त परिवहन में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 3 पे रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, अब देखो अपन ने क्या बात की, मोटर टांके से पानी लेके आती है, उस पानी को कहीं दूर ले जाना है तो मोटर वहां चल रही है तो खुला पानी तो नहीं जाएगा, उसको ले जाने के लिए अपन को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या होता है, नलियां के माध्यम से जाता है पानी, तो नली के माध्यम से, पाइप के माध्यम से जाता है। तो अपने शरीर में भी पाइप का एक पूरा जाल फैला हुआ है जो हृदय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां। तो अपन इस परिसंचरण तंत्र में इन 3 चीजों को पढ़ेंगे, रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियां। ये तो घूमेगा, ये घुमाएगा और ये इनके अंदर घूमेगा, खुला थोड़ी घूम सकता है भाई। खुला तो कहीं इधर उधर दूसरी जगह चला जाए तो गड़बड़ करता है ना, इसलिए जहाँ जरूरी है वहाँ इसी को जाना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा चला जाए तो फिर मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो अपने यहाँ पे यदि इस परिसंचरण की बात करें तो उससे पहले अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, इसमें रक्त को पढ़ेंगे, ठीक है। रक्त के बाद अपन परिवहन का बात करेंगे। लेकिन एक चीज और सुन लेते हैं अपने यहाँ पे कि
ये जो मोटर से पानी जाता है ना, कोई जरूरी नहीं है ये पाइप में जाए, इसको पानी बना के भी ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मार ये तो पानी बना के भी जा सकता है, इसमें पाइप की कहाँ जरूरत? लेकिन पानी बना के जाता है और बीच में कहीं पानी टूट टाट जाए, या पानी बनाने के लिए वो छोटी सी जगह हो ना, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं अपन। जब सिस्टम बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ठीक है, तो ये पानी बनाने वाला कई जीवों में होता है ऐसा सिस्टम, उसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, और अपने आप ये रक्त वाहिनियों के अंदर चलता है। इसलिए अपना जो सिस्टम है इसको अपन क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र भी जीवों में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, खुला और बंद। अपने अंदर किस प्रकार का है? बंद प्रकार का है। खुला किन में होता है? जो अविकसित जीव होते हैं ना, जिनका शरीर अपने इतना जटिल नहीं होता। ठीक है, छोटा शरीर होता है, सिंपल शरीर होता है, केवल उत्तक स्तर की संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, उनके अंदर ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय होता है लेकिन रक्त वाहिनियाँ नहीं होती। रक्त जो है वो खुला ही चलता है, जैसे हमने बोला पहाड़ियों में इस प्रकार की पहाड़ियाँ बनी होती है, उनके अंदर चलता है। ठीक है, तो मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अपन परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले अपन किसको पढ़ना शुरू करेंगे? रक्त को, रक्त की संरचना को अच्छी तरह समझेंगे, इसके बाद अपन परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त की। रक्त जो होता है इसको अपन मुख्यतया 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके संगठन के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। एक तो है रक्त का तरल भाग, और उस तरल भाग को अपन कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा है इसका ठोस भाग, इन्हें अपन कहते हैं रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। कणिकाएं कह दो, कोशिकाएं कह दो, एक ही बात। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। संपूर्ण रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। कितना? 55। बाकी कितना बचा? 45% भाग क्या होता है? रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा रक्त का मैंने कहा तरल भाग है, और रक्त कणिकाएं क्या कहलाती है? रक्त का ठोस भाग कहलाती है। प्लाज्मा जो तरल भाग है, इसमें पाया क्या किया जाता है? इसके अंदर लगभग 90% तक तो होता है जल। इसमें कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, प्रोटीन भी पाई जाती है, इसमें हार्मोन भी होते हैं, इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं, इसमें लवण भी पाए जाते हैं। तो ये मुख्य प्लाज्मा के जो अंदर पाए जाने वाले वो पदार्थ हैं। दूसरी बात यह है, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, इसको सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक लाल रक्त कोशिकाएं, क्या कहते हैं इनको? RBC। RCB नहीं बोल देना, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाएगा फिर, है ना। हाँ, और उसकी तो किस्मत ही खराब है। यदि RCB नाम की कोई चीज़ अपने शरीर में घुस गई तो अपन कभी जीत ही नहीं सकते, हर जगह हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि RCB का मतलब ही हारना होता है, जीत से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। और कभी कभार देखो अपनी अपनी खासियत होती है, ये उसकी खासियत है कि हारा कैसे जाए, कोई सीखना है। यदि आपको ज़िंदगी में कभी हारना सीखना है तो अब RCB के मैच देखना। जिस दिन बल्लेबाज कोशिश करते हैं उस दिन गेंदबाज हराते हैं, और जिस दिन गेंदबाज कोशिश करते हैं उस दिन बल्लेबाज हराते हैं। बल्लेबाजों ने धरपकड़ कोशिश करके 20 ओवरों में 220 रन ठोक देते हैं, फिर गेंदबाजों की बारी आती है, ले बॉल दौड़ते हैं, 4-4 ओवर में 70-70 रन देते हैं, है ना। जब तक सामने वाले जीत नहीं जाती तब तक रन देना बंद नहीं करते। ये एक RCB की खासियत है। और जिस दिन गेंदबाज मेहनत करके 80-85 पे सामने वाली टीम को आउट कर देंगे, उस दिन बल्लेबाज अपने हाथ दिखाते हैं और 50-60 रन पे सारे के सारे पेवेलियन के अंदर होते हैं। तो वो अलग है, ये मैटर थोड़ा अलग है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं RBC, रेड ब्लड
सेल, दूसरी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरी प्लेटलेट्स। आज आप लोग होशियार कैसे बन रहे हो? या इसे कहते हैं बिंबाणु। कहाँ पड़ी हुई है ये? हाँ, तो कहना चाहिए ना, मैं कुछ उल्टा सीधा बता देता, फिर आप कहते मार साहब गलत जा रहे हो। पहले कहना चाहिए मार साहब इसके बारे में हमें आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से पूछता यार। आप लोग समझते नहीं हो, कितना ही समझाओ फिर भी आप कहीं कहीं मिस्टेक जरूर करते हो। इनका कलर होता है लाल, किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन तक ये जीवित रहती है। और ये जो अपना रक्त होता है ना, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो कहते हैं जिसको। अपनी हड्डियां होती है ना, ये हड्डियां, ये पाँव की हड्डी, ये हड्डी, इसके बीच का भाग एकदम ऐसा मुलायम मुलायम होता है। बाहर का भाग तो ठोस है, अंदर से ये कैसी होती है? मुलायम मुलायम। इस बोन मेरो के अंदर इस आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? लाल रक्त कणिकाएं कहें, WBC कहें, या पूरे रक्त का ही कहते हैं, बोन मेरो में बनता है। ठीक है, लेकिन ये जब छोटी अवस्था होती है ना, भ्रूण वगैरह में भ्रूण बनता है ना, जब सजीव का परिपक्वन हो रहा होता है गर्भाशय के अंदर, उस समय आरबीसी का निर्माण पल्लीहा के द्वारा किया जाता है। पल्लीहा, जिस प्रकार तिल्ली कहते हैं जिसको, है ना, अपना अग्नाशय होता है ना शरीर में, इस अग्नाशय जैसी एक रचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? पल्लीहा कहते हैं। उसमें आरबीसी बनती है। और जब शरीर विकसित हो जाता है, वयस्क बन जाते हैं, जन्म के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर ये धीरे धीरे किस में बढ़ना शुरू हो जाता है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा कहते हैं, वहाँ पे इस पूरे रक्त का निर्माण होता है। खैर, अपन बात कर रहे थे आरबीसी की। लाल रक्त कणिकाएं, जीवन काल 120 दिन। इनका लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है ना। हिम और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। हिम मतलब लोहा, ग्लोब्यूलिन एक प्रकार की प्रोटीन है। इससे जुड़ा हुआ एक जटिल कॉम्प्लेक्स है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अधिकांश क्या? हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ये जो आरबीसी है ये एक केंद्रक विहीन, मतलब एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं है। अपने जनरली सभी जंतुओं के शरीर में, कुछ अपवादों को छोड़कर, आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है। सामान्यतः कोशिका में केंद्रक होता है और वो केंद्रक क्या करता है? कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन इसके पास अपना कोई केंद्रक नहीं होता। लेकिन ऊंट, मेंढक, ये ऐसे कुछ जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट जो है ना, इसकी आरबीसी होती है ना अंदर शरीर में, उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, हाँ, मतलब आपको यदि किसी को ऊंट कहना है तो आप इसको डायरेक्टली ऊंट मत कहो, आप उसको ये कहो मर्क्यू आरबीसी में केंद्रक ल्यूडोर, है ना, मतलब वो ऊंट है ना, जाहिर सी बात है। कहना मत किसी को, क्या पता कोई 7 नंबर का जूता पहन के घूम रहा हो, है ना, हाँ, और चिपका के चला जाए गुद्दी रात की बड़ा फेरा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कहना किसी को नहीं है, मैं तो सीक्रेट बातें बता रहा हूँ। किसी को कहना हो तो अगले वाले को समझ में आएगा नहीं, मर्क्यू आरबीसी में केंद्रक ल्यूडोर, जो पडुडू वो समझ गया बेटे तो उड़ गए हुए, है ना। हाँ, तो ये हो गया अपने आरबीसी की बातें। नेक्स्ट आती है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये 2 प्रकार की होती है। WBC, इनका जीवन काल केवल 10 दिन होता है। WBC का बनती है, 10 दिन तक जीवित रहती है, फिर मर जाती है। और ये ना आरबीसी, ये 120 दिन बाद मर जाती है। मतलब अपने शरीर में एक बनी हुई आरबीसी 120 दिन बाद मरेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपना जो रक्त है ना, इसका रिनोवेशन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार 5 लीटर रक्त बन गया जिंदगी भर वही चलता है। हाँ, जिस प्रकार से मोटरसाइकिल की सर्विस हर 2 महीने में करवानी पड़ती है, बिल्कुल वैसे वैसे इसकी 120 दिन में सर्विस होती है। ठीक है, हाँ, जो पहले बन गई पुरानी वो मरती रहती है और नई बनती है, डेली बनती है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि 120 दिन तक बने को नहीं, 120 119 दिन आए कहीं मरी बधाई बनी ना, ये बनती रहती है, मरती रहती है, बनती रहती है, मरती रहती है, नहीं बनेगी। और जिसकी आयु खत्म होती रहती है वो मरती जाती है, और मर मर के सारी उस पल्लिया में जाके इकट्ठी हो जाती है।
अभी पढ़ा था ना मैंने पल्लिया के बारे में, वहां जाके इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए पल्लिया को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये इसका कब्रिस्तान है, किसका? आरबीसी का। लेकिन गलत कहते हैं। आरबीसी का विघटन होता है यकृत में। यकृत भी अपन ने पढ़ा था, जहां पित्त बनता है, बिलीरुबिन वर्णक, और इस हीमोग्लोबिन के विघटन से ही वो बिलीरुबिन बनता है। पीले रंग का एक वर्णक होता है बिलीरुबिन, ठीक है। ये आरबीसी जब 120 दिन इसके पूरे हो जाते हैं ना, ये सीधी जाती है यकृत के पास। यकृत उसको तोड़ता है, हीम अलग, ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन अलग, वहां एक नया वर्णक बनता है पीले रंग का, बिलीरुबिन वर्णक कहते हैं जिसको। और जो आरबीसी का कंकाल होता है ना, शेष बचा हुआ हिस्सा बिलीरुबिन बनने के बाद, उसको ये फेंकता है पल्लिया में, और वो पल्लिया में जा जाके स्टोर होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। इसलिए पल्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन रियल में तोड़ता कौन है? यकृत। कंकाल वहां जा जाके इकट्ठे हो गए, इसलिए उसको कब्रिस्तान कह दिया, ठीक है। अब कब्रिस्तान का नाम सुनते अपन को लगता है कि आरबीसी पल्लिया में जाके टूटती है, नहीं, टूटती यकृत में है, इकट्ठी कहाँ जाके होती है? पल्लिया के अंदर होती है। खैर, डब्ल्यूबीसी मैंने कहा इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कणिकीय है और दूसरी अकणिकीय है। अकणिकीय है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट भी इनको कहते हैं इंग्लिश में। कणिकीय का मतलब जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, अकणिकीय का मतलब जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, इसमें कणिकाएं पाई जाती है, ठीक है। कणिकाएं मतलब कण, ठीक है। तो इनमें केंद्रक होता है और उनमें केंद्रक होता नहीं है। ये जो कणिकीय होती है, इसको फिर से आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रोफिल, देखो आरबीसी का काम अपन ने कहा ऑक्सीजन का परिवहन, डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने में अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। आपको पता हो तो इनको शरीर का सैनिक भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, इनको शरीर का सैनिक, श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती है। उनमें सैनिक ये होती है न्यूट्रोफिल। ये क्या करती है? शरीर के अंदर से बाहर से जो रोगाणु प्रवेश करते हैं ना, उनको नष्ट करने का काम करती है, उनको मारने का काम करती है। ये ऐसे बैठी रहती है, चुपचाप से देखती रहती है। यदि कोई रोगाणु घुसा, उसको तुरंत पकड़ के नष्ट कर देती है। कौन? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल, ये तीनों नाम जो हैं, बेसोफिल और एसिडोफिल, बेस मतलब क्षार होता है और एसिड मतलब अम्ल होता है। ये अपन ने शुरू से पढ़ना, कोई इसकी इतनी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। एसिडोफिल का मतलब, एसिड का मतलब अम्ल है, बेस का मतलब क्षार, न्यूट्रो का मतलब जो न्यूट्रो है, न अम्ल से प्रभावित है न क्षार से प्रभावित। जब इनको एसिड में डालते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, मतलब ये एसिड में आने के बाद एक विशेष रंग ग्रहण कर लेती है। एसिडोफिल जो क्षार में डालने पर रंग ग्रहण करे, बेसोफिल जो दोनों में डालने पर रंग ग्रहण न करे, उन्हें क्या कहेंगे? न्यूट्रोफिल जो न्यूट्रल है, न तो क्षार से प्रभावित है और न अम्ल से प्रभावित है, न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी में संख्या में सर्वाधिक यही पाई जाती है। कौन सी हो गई? कणिकीय। अकणिकीय फिर से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। कौन सी? अकणिकीय, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और किलर सेल। इसमें से ये मोनोसाइट न्यूट्रोफिल के जैसा ही काम करती है, जीवाणुओं को, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये हो गया आपके रक्त की संरचना, ठीक है। ये टी और बी लिम्फोसाइट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट बनती है, ये तो बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में बनने के बाद कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका परिपक्वन बोन मैरो के अंदर ही हो जाता है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में ही हो जाता है, उसे तो कहेंगे बी लिम्फोसाइट। बी का मतलब ही है बोन। और टी लिम्फोसाइट है थाइमस ग्रंथि। टी किसके लिए आया है? थाइमस ग्रंथि के लिए आया। कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका परिपक्वन अपने शरीर में कहाँ होता है?
उनको क्या कहते हैं अपन? टी लिम्फोसाइट कहते हैं। बच गया क्या? प्लेटलेट्स या बिंबाणु। कोई निश्चित आकार नहीं होता, आयताकार, वर्गाकार ये रचनाएं होती है, कोई केंद्रक वेंद्रक नहीं होता इनमें भी, ठीक है। ये भी इन्हीं डब्ल्यूबीसी की तरह वाइड वाइड दिखती है। काम इनका बड़ा जबरदस्त है, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट। ये क्या काम करती है? जब भी अपने शरीर के ऊपर कोई चोट वोट लग जाती है तो उसमें से क्या रक्त बाहर निकलना शुरू होता है। तो रक्त बाहर निकलता है ना, आप देखना कुछ समय बाद उसी रक्त का थक्का बन के वो रक्त बहना रुक जाता है। उसको रोकने का काम कौन करती है? प्लेटलेट्स या बिंबाणु। जिस जगह पे चोट लगती है ना, वहां पे ये आके एक दूसरे से जुड़ के जाल बना लेती जटिल, और जो भाग डैमेज हुआ है वो जाल वहां आके फंसाते, थक्का बना लेती, थक्का रक्त का। ये जो रक्त का थक्का बनता है ना, ये थक्का बनाने का काम इस प्लेटलेट्स या बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये हो गई अपने रक्त की पूरी संरचना। आज के इस लेसन के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ये जो वीडियो वगैरह हम डालते हैं इनको थोड़ा लाइक वाइक कर दो, थोड़ा इधर उधर फैला दो लोगों में, ठीक है। और वो टंग वाला बटन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत से क्या चल जाए, पता।